हेलो स्टूडेंट्स। नाउ जो पिछली बार हमने कूलम्स लॉ आपको पढ़ाया था, कूलम्स लॉ में एक टर्म आई थी परमिटिविटी। वहाँ पे मैंने उसको डिफाइन नहीं किया था, मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तो परमिटिविटी होती क्या है वैसे? परमिटिविटी की जो डेफिनेशन होती है, दैट इज़ द एबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कोई सब्सटेंस स्टोर कर पा रहा है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में, उसको उसकी परमिटिविटी बोलते हैं। परमिटिविटी बोलते हैं, वैद्युतशीलता इसको बोला जाता है। देखिए, कोई भी मटेरियल है, कोई भी सब्सटेंस है, उसका एक अपना फील्ड होता है, अपना इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है, क्योंकि बिना मटेरियल के, बिना मैटर्स के कोई बना हुआ होता नहीं है। कुछ ना कुछ चार्ज उसके अंदर होगा, उसकी वजह से उसका एक अपना फील्ड होगा। यहाँ तक कि ह्यूमन बॉडी का भी एक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो ये बातें आपने पढ़ी होंगी, खैर इसकी डिस्कशन फिर कभी करेंगे। तो अब हमारा जो कूलम्स लॉ था वो बोलता है कि F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ध्यान से देखिए, तो यहाँ से इन सारे टर्म्स को अगर आप छोड़ें तो F प्रोपोर्शनल टू 1/ε0 आ रहा है। ε0 मैंने इसलिए ले रखा है, ये अगर हम फ्री स्पेस की परमिटिविटी की बात करें तो ε0 लगाते हैं, अदरवाइज एप्सिलॉन लगाते हैं, इसमें कन्फ्यूजन मत करिएगा। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जिस मटेरियल की परमिटिविटी ज़्यादा होगी उसमें रखे हुए चार्जेज के बीच में फोर्स कम लगेगा। जिसकी परमिटिविटी जितनी कम होगी उसमें फोर्स उतना ज़्यादा लगेगा। 2 पॉइंट चार्ज अगर हमने रखे हैं किसी मीडियम में, जैसे हमने एयर और वैक्यूम की बात की, फ्री स्पेस या वैक्यूम की बात हुई, उसकी बात की, वहाँ पर अगर 2 चार्जेज रखे हैं तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स मैक्सिमम होगा, क्योंकि एयर और वैक्यूम के लिए जो ε0 की वैल्यू होती है वो मिनिमम होती है, परमिटिविटी मिनिमम होती है। अगर हम किसी दूसरे मैटर में रख दें, आप किसी सॉलिड में रख दो, माइका में रख दो, वाटर में रख दो, कहीं और जगह आप रख दो, तो वहाँ पर फिर उस पर्टिकुलर मटेरियल की या उस पर्टिकुलर मीडियम की जो वैद्युतशीलता है, जो परमिटिविटी है, उसके आधार पर उतना फैक्टर में कम फोर्स लगेगा उन दोनों के बीच में एज कंपेयर टू द वैक्यूम। आई होप कि समझ में आ रहा होगा आपकी। तो ये ε0 जो है, इसको हम परमिटिविटी बोलते हैं। वो क्या करता है कि किसी मीडियम में रखे हुए 2 पॉइंट चार्जेज के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन को, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, उसको कम करने का काम करता है। अंडरस्टैंड आया होगा आपकी समझ में। अब जो दूसरी चीज़ थी इसके बाद, जो इंपॉर्टेंट वन था, वो था वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ ये जनरली पूछा जाता है आपका एनसीईआरटी में, ये बोर्ड के उत्तराखंड बोर्ड में भी काफ़ी बार पूछा गया है, सीबीएसई में भी मैंने देखा है। तो वेक्टर फॉर्म, अब वेक्टर फॉर्म की आवश्यकता क्यों पड़ी? नंबर 1, क्योंकि फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो दैट्स वाई हमको इसको फोर्स ही तो निकालते हैं हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलम्स लॉ से, तो उसको हम अगर वेक्टर में स्टडी करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ये माना गया। तो Q1 और Q2 2 पॉइंट चार्जेस लिए जिनके बीच की डिस्टेंस अगर R है, तो आप देखेंगे कि Q1 की वजह से Q2 पर जो फोर्स लगेगा वो रिपल्शन फोर्स इधर की तरफ को लगेगा, Q21 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ऐसे पढ़ते हैं। पहले वाले में फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, वो इधर को लगेगा। अब देखिए, कभी भी हम वेक्टर फॉर्म में जब करते हैं तो हमें यूनिट वेक्टर की आवश्यकता होती है। जब वेक्टर फॉर्म में किसी चीज़ को लिखते हैं, यूनिट वेक्टर, अब ये क्या हुआ कि यूनिट वेक्टर ऑफ 2 ड्यू टू 1 कैप करके यूनिट वेक्टर दर्शाया जाता है, 11th में आपने पढ़ा होगा। तो वो क्या होगा, ये होता है वेक्टर आर अपॉन स्केलर आर, यानी कि जैसे अगर हम ए कैप निकालें, यूनिट वेक्टर ऑफ ए निकालें, तो क्या होगा, वेक्टर ए अपॉन स्केलर ए। इसको आप खाली सीधे भी लिख सकते हो, जैसे वेक्टर ए लिखा आपने अपॉन स्केलर ए, खाली ए भी लिख सकते हो, या मॉड ऑफ वेक्टर लिख सकते हो। तो वही यहाँ पर भी होगा, R21 कैप निकालोगे तो R21 वेक्टर अपॉन R21 स्केलर, R12 कैप निकालोगे तो R12 वेक्टर अपॉन R12 स्केलर, ये हो जाएगा। अब इनकी वैल्यू को वहाँ रख दो, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 Q1 पे Q2 की वजह से, तो क्या होगा, F12 1/ε0 Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर, R स्क्वायर होता है ना, इनटू क्या होगा, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे आप हमेशा जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। अब यूनिट वेक्टर की वैल्यू रख दो, ज़्यादा वैसा ही रहा। यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, R12 वेक्टर अपॉन R12 स्केलर निकाला है ऊपर। अब ये R12 स्केलर ये भी तो था, इसका स्क्वायर था, एक ये हो गया तो क्यूब हो गया, ऊपर क्या आ गया, R12 वेक्टर एक आ गया, सिंपल हुआ। सिमिलरली फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 क्या होगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R21 क्यूब होगा, ऊपर R21 वेक्टर आ जाएगा। अभी जो R12 और R21 थे वो क्या है, देखो, R12 है पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, वो क्या हुआ, 1 का पोजीशन वेक्टर यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस। पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 ड्यू टू 1, वो क्या हुआ, यहाँ से विद रिस्पेक्ट टू 1, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस। अब अगर आप इसकी डायरेक्शन को न लें, स्केलर ले रहे हैं हम केवल, तो वो तो R के बराबर ही है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, R12 स्केलर और R21 स्केलर जो होगा दैट इज इक्वल टू R होगा। इसके बदले R रख दो,
तो F12 इज इक्वल टू फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर R क्यूब हो जाएगा, ऊपर R12 वेक्टर। यहाँ दूसरे वाले पर पहले की वजह से फोर्स F21 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर R क्यूब R21 वेक्टर। सिंपल है, ये काफ़ी बार पूछा जाता है, इसको आप बनाएंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, आई होप समझ में आया होगा आपके। छोटे छोटे वीडियोस बनाए जा रहे हैं। इसके बाद हम कंपैरिजन सीखेंगे कूलम्ब्स लॉ ग्रेविटेशनल लॉ के बीच में, और इम्पोर्टेंस ऑफ वेक्टर फॉर्म का भी है। कुछ न्यूमेरिकल अगर टाइम होगा तो बताऊंगा, अदरवाइज बाद में एक्सप्लेन करेंगे। और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये मेन है यहाँ पर, आप इसको फिर नेक्स्ट वीडियो में पाएंगे।